इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शरद यादव जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, उनके निधन की खबर इस वक्त मिल रही है। उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने इस बात की जानकारी दी है। पूजा मक्कड़ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अब से तकरीबन 22 मिनट पहले शरद यादव की बेटी ने ट्वीट किया है और उनका छोटा सा ट्वीट है जो कह रहा है कि पापा नहीं रहे। उसके बाद जो जानकारी मिली है वो ये है कि शरद यादव गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में काफी दिनों से भर्ती थे और कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे। काफी दिनों से वहां पर लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ देर पहले उनके निधन की सूचना आई है। हालांकि अस्पताल ने अभी कोई डिटेल नहीं दी है कि क्या वजह रही उनकी डेथ की और कौन कौन सी बीमारियां उनको थी जिसके लिए वो वहां भर्ती थे। लेकिन ये जरूर बेटी के ट्वीट से कंफर्म हो गया है कि कुछ देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जो हैं वो सिर्फ जेडीयू में ही नहीं, आरजेडी में भी रहे। जेपी आंदोलन से जो नेता निकले उनमें एक बड़े नेता के तौर पर शरद यादव को पूरा देश जानता है और पिछले कुछ दिनों से सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आ रहे थे। तबीयत भी उनकी खराब चल रही थी और अभी अभी ये खबर आई है। बिल्कुल, इस वक्त ये खबर मिल रही है और जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि अस्पताल में थे, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि क्या इसकी वजह रही। लेकिन एक वो नेता जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, या ये कहिए कि 75 में जब इमरजेंसी की बात हो रही थी तब भी सक्रिय थे, और मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, 3 राज्यों की सियासत से होते हुए दिल्ली में एक तरह से एक ब्रिज के रूप में काम करते रहे शरद यादव, जिनको हम इस रूप में भी देखते रहे। बिल्कुल, अलग अलग पार्टियों, अलग अलग नेताओं के साथ शरद यादव ने काम किया और शरद यादव राजनीति के उन लोगों में से थे जो तालमेल और सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है उसको बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। तो चाहे वो पूजा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। शक्ति यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। शक्ति यादव साहब, एक दुखद खबर इस वक्त मिल रही है शरद यादव जी के निधन की, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, शरद जी के निधन से मैं मर्माहत हूँ। एक समाजवाद का एक अध्याय का अंत इस देश में हुआ है। एक लंबे समय तक राजनीति में रहकर उन्होंने सामाजिक जो उनका योगदान है, आज पूरा देश समाजवाद के इस पीढ़ी को जरूर उनके किए गए कार्यों को लोग याद करेंगे। शरद जी की महानता, शरद जी की सरलता, उनकी मधुर वाणी और समाज में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते निरंतर वो अपने रास्ते अख्तियार करते रहे। बेबाक बोलने वाले ऐसे नेता बड़ी कम पैदा होते हैं और शरद जी ने जो छापे छोड़ी है, युवा से उनकी राजनीति की जो सफर शुरुआत हुई है। बिहार के कनकन में शरद जी जाने जाते हैं। जबलपुर से सांसद रहने के बावजूद भी बिहार से उनकी लंबी एक यात्रा रही है। इसलिए हम तो उनके निधन पर पूरी तरह से मर्माहत हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनको ऊंचा मुकाम प्रदान करें, और यह पूर्णीय क्षति है जिसको निकट भविष्य में संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार, एक वो नेता जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, लालू प्रसाद यादव के साथ काम किया, उनके खिलाफ चुनाव लड़े और 3 राज्यों से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। ऐसा नेता शायद कोई दूसरा हो जो 3 राज्यों से चुनकर लोकसभा में गया हो। बिल्कुल, आप देखिए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने जाते हैं, फिर बिहार के मधेपुरा से 4 बार लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा चुने जाते हैं और एक खांटी समाजवादी थे। हालांकि जो लोहिया का समाजवाद था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भिन्नता थी। ये 3 जो शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का समाजवाद था। लेकिन शरद यादव के बारे में कहा जा सकता है कि ईमानदार, कर्मठ और अपनी बात को रखने वाले, चाहे किसी भी दल में रहो, किसी भी गठबंधन में रहो। और जैसा कि आपने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उस समय उड्डयन मंत्री थे जब कंधार कांड हुआ था, लेकिन वो अपनी बातों पर टिके रहने वाले थे। और एक बार आपने देखा होगा कि जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था
कि जब हमने नीतीश कुमार को कहा कि बीजेपी को न छोड़े तो उस समय वो छोड़ के चले गए, और जब हमने कहा कि आप छोड़ दिए तो फिर से उनके साथ जुड़ गए थे। ऐसे कद्दावर नेता का 75 साल की आयु में निधन होना, एक कह सकते हैं कि जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, जिसमें ऐसे जो नेता रहे हैं अपनी वाणी संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी उठाते रहे हैं, उनका निधन होना एक क्षति है सियासत के लिए भी और राजनीतिक एक वातावरण के लिए भी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि साफगोई से बात रखना स्वाभाविक है कि राजनेता हैं तो सियासी तिकड़म या सियासी पेचीदगी उनके साथ चलती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक, जैसा आपने जिस बात का जिक्र किया कि साफगोई से अपनी बात रखना और दम के साथ जो समाजवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके साथ काम करना, ये शायद शरद यादव की पहचान हमेशा रहेगी। बिल्कुल। देखिए, हमने कई सालों से उनके एक रिपोर्टर के तौर पर कवरेज किया था और काफी उनसे मिलना जुलना रहता था, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि जो आम लोगों की जो बात है, आम लोगों की जो आवाज है, उनकी जो समस्या है, उसको सुनना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। जिस सरकार में वो रहते थे तब भी यही बात कहते थे कि महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इन सब चीजों पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और आपने कई बार देखा होगा कि शरद यादव के नेतृत्व में ऑल इंडिया जो बंद होता था, आजकल तो ये सब चीज दूर की बात हो गई है, लेकिन हकीकत में जो भारत बंद की जो कार्रवाई होती थी वो शरद यादव कई बार इसका नेतृत्व भी कर चुके हैं और अपने दमखम दिखाया भी था। कई पार्टियों को एक मंच पर लेकर आना, कई पार्टियों को साथ में लेकर चलना और कभी कभी अकेले भी चलना, ये सारी खूबियां थी खाटी समाजवादी शरद यादव में, और उनका जाना जाहिर तौर पर है समाजवाद विचारधारा के लिए काफी मुश्किल घड़ी है। बिल्कुल। और एक तरह से जिसको कहिए कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनके बीच में एक सेतु का, एक ब्रिज का काम भी करते रहे। बिल्कुल। चाहे वो एनडीए गठबंधन में रहे हो या फिर एनडीए के खिलाफ रहे हो, अगर एनडीए गठबंधन में रहे तो आप चाहे वाजपेयी सरकार में रहे हो या उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जब एनडीए था, उस समय भी जब घटक दलों के बीच में किसी चीज को लेकर मतभेद उभरता था तो शरद यादव आगे आते थे। एक समय था कि जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया जाता था आगे, लेकिन शरद यादव भी उस दौर में, वाजपेयी के दौर में भी शरद यादव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती थी एनडीए घटक दलों को एक साथ लेकर आने में, या फिर एनडीए को जो सपोर्ट कर रहे थे दल उनको साथ में रखने के लिए। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के समय भी शरद यादव काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे एनडीए के गठबंधन जो दल है उनको एकजुट करने में। लेकिन जब वो खिलाफत हुए एनडीए के या बीजेपी के खिलाफ हुए, तब भी उन्होंने, आपने देखा कि लालू यादव के साथ उन्होंने मोर्चा संभाला, नीतीश उस पाले में लेकर गए, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, सबको एकजुट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं एक धुरी थे दिल्ली में, वो चाहे सरकार के साथ में रहने के लिए, सरकार के विरोध में। बिल्कुल। पूजा बक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो ट्वीट भी देखिए इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सुभाषिनी शरद यादव का, जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने सिर्फ 3 शब्द लिखे और अब इसमें एक तरह से सब कुछ उन्होंने व्यक्त कर दिया, अपना दुख व्यक्त कर दिया कि पापा नहीं रहे। हमारे साथ पूजा बक्कड़ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पूजा, अस्पताल की ओर से या परिवार की ओर से कुछ और जानकारी दी गई हो तो? बिल्कुल, अभी अभी फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और उनका कोई ब्लड प्रेशर भी ऐसा नहीं था जो मॉनिटर करने लायक हो। यानी कि जब वो आए थे तो उनकी हालत काफी नाजुक थी, इसे माना जा सकता है। उनको सीपीआर दी गई, यानी कि डेड डिक्लेयर करने से पहले जब संशय रहता है तो सीपीआर देकर हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, जो उनके केस में हुआ। और 10:19 पर रात को, यानी आज ही रात को डॉक्टर ने उन्हें डिक्लेयर किया कि अब वो नहीं रहे हैं। ये फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से स्टेटमेंट आया है। उनको क्या बीमारी थी, उससे पहले क्या समस्याएं थी, ये सब चीजें धीरे धीरे जरूर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अस्पताल ने ये साफ कर दिया कि जब वो लाए गए थे तो ही वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है बहुत मुमकिन है कि हॉस्पिटल जब वो लाए गए तब शायद वो नहीं रहे होंगे, क्योंकि सीपीआर देने के बाद भी वो रिवाइव नहीं किए जा सके थे। और 10:19 टाइम ऑफ डेथ हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है जो इस वक्त पूजा जानकारी दे रही हैं कि परिवार के सदस्य उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उस वक्त वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स ने ज़रूरी चेकअप्स किए और इसके बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। पूजा हमें विस्तार से इस पर जानकारी दे रही थी। रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, और जब आखिर में
ऐसा उन्हें लगा कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको एक तरफ किया जा रहा है, या जो उनके एक तरह से शिष्य की तरह बताए जाते हैं नीतीश कुमार के, उनको हाथ पकड़कर शरद यादव ने आगे बढ़ना सिखाया, उन्होंने जब दरकिनार करना शुरू किया तो इसके बाद भी वो अपने स्तर पर मोर्चा खोले रहते थे सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, नीतीश कुमार को अगर स्थापित करने की बात रविंद्र, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद अल्वी जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। बहुत ही दुखद खबर मिल रही है शरद यादव जी के निधन की, आप क्या कहेंगे? शरद यादव की खबर अचानक मिली है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि शरद यादव जी हमारे साथ नहीं रहे। एक लंबा अरसा हमने साथ राजनीति की है शरद यादव की, अचानक ये खबर आना बहुत तकलीफ की खबर है। ये भी मुझे अंदाजा नहीं कि वो बीमार थे, कैसे थे, लेकिन शरद यादव तमाम बैकवर्ड क्लासेस के और बड़े नेता थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत जद्दोजहद की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने तासुरात आपको दूं, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। शरद यादव हमारे बड़े नेता थे, दोस्त थे, कितनी यादें उनकी हमारे साथ हैं, और ये नाकाबिले यकीन है कि वो हमारे बीच चले गए। अभी रामविलास पासवान गए थे, अब शरद जी चले गए। सब ये एक साथ मिलके राजनीति की है, एक एक करके छोड़ के दुनिया को जा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि इनके जाने से देश की राजनीति में बहुत नुकसान होगा, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। उन बहुत मालूमात रखते थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत अपनी कम्युनिटी का, बैकवर्ड क्लासेस का न सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते थे, उनके दिल में दर्द रहता था। मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कराने में उनका बड़ा हाथ था, बड़ा योगदान था, और वो हमेशा गरीब लोगों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उनकी पत्नी मेरी तमाम सहानुभूति है कि उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की खुदा ताकत दे, और उनकी आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूं कि वो सुकून से हों। बिल्कुल, आपका लंबा तजुर्बा रहा, जैसा आपने जिक्र किया राशिद जी। अगर कुछ वाकयात हों, कुछ अनुभव उनके साथ के हों, या कुछ ऐसी चीजें जिनसे मौजूदा सियासतदानों को, नई पीढ़ी को सीखने की जरूरत हो? देखिए, नई पीढ़ी को तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जो राजनीति आज देश के अंदर हो रही है वो बिल्कुल उल्टी राजनीति है। एक दूसरे के खिलाफ दूसरे अलग अलग पार्टीज में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद आपसी रिश्तों में कभी खलल नहीं होता था। मैं पार्टी छोड़कर गया, उनके मशवरे से गया, और आप ताज्जुब करेंगे कि जब इलेक्शन होता था मदद करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये किस पार्टी का है। जो जाती रिश्ते होते थे उनको निभाते थे। जिन रिश्तों की बात मैं कर रहा हूं, आज वो रिश्ते कहीं नजर ही नहीं आते हैं। शरद यादव के साथ और जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। उन्हें ये नहीं रहता था कि खाना 5 स्टार के अंदर खाना है। मेरे ख्याल से कभी खाया नहीं होगा उन्होंने 5 स्टार के अंदर। ढाबे के अंदर बैठ के खाना खा रहे, किसी के साथ खाना खा रहे। और मैंने उनका वो वक्त देखा है, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही। शरद यादव फिरोज शाह रोड पे रहते थे जी। मैं उनसे मिलने के लिए गया, दरवाजा लालू जी ने खोला। शरद यादव को अपना नेता मानते थे। कितने नेता हैं जिनको उन्होंने बनाया है, और उनको वो सब अपने नेता मानते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत तकलीफ की खबर है, और मुझे जाती तौर पे बहुत अफसोस है, क्योंकि उनके साथ एक लंबा वक्त गुजारा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत दुख की ये खबर है, बहुत दुख की ये घड़ी है, खासतौर से परिवार के सदस्यों के लिए, या उनके चाहने वालों के लिए, या राजनीति में जिनकी मदद शरद यादव ने की। रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ है। पूजा, जिस चीज़ का जिक्र राशिद अल्वी कर रहे थे कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, जबकि लालू प्रसाद यादव को खुद चुनाव में शिकस्त दी शरद यादव ने, इसके बावजूद
पार्टियों की जो दलगत एक तरह से कड़वाहट है, उससे इतर शरद यादव सबके लिए स्वीकार्य थे। बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग उन्हें टेलीविजन के माध्यम से भी जानते होंगे, चाहे वो आम जनता है या फिर पार्टी के नेता उनको जानते होंगे, कभी शरद यादव के कड़वे बोल या ऐसे बयान जो चुभने वाले हों वो कभी सुनने को नहीं मिले। वो बेहतर तरीके से तालमेल करना जानते थे, इसीलिए लंबे समय तक एनडीए के कन्वीनर भी रहे और एनडीए का जो गठबंधन था उसके जरिए मंत्री भी बने और एनडीए के संयोजक के तौर पर उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ काम किया। हालांकि वो साझेदारी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा और एनडीए से भी वो बाहर हो गए। लेकिन पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे लालू यादव हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, जिस भी नेता के साथ वो जुड़े रहे, उस दौरान कभी किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से ऐसा नहीं सुनने को मिला कि शरद यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जो चुभने वाला था। तो राजनीतिक मतभेदों को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से बयां किया जाता है और किस तरह से अलग अलग पार्टियों में भी रहते हुए नेताओं के बीच में अपनी जगह बनाई जा सकती है। पूजा, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस वक्त रामकृपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, बहुत ही दुखद खबर है और एक तरह से कहें कि बिहार की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, दिल्ली की राजनीति हो, सारी सियासत को आप देखेंगे तो एक तरह से खालीपन नजर आएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं स्तब्ध हूं। शरद जी को देश ने खोया है और मैं समझता हूं कि एक गैप निकट भविष्य में पूरा नहीं हो सकता। एक सोशल जस्टिस का ईमानदार सिपाही नहीं रहा, एक समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा नेता नहीं रहा, जिसकी देश में बहुत बड़ी पहचान रही है और हर दल के लोग उनको सम्मान करते रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक काम किया, पार्लियामेंट के मेंबर के हैसियत से भी और पार्लियामेंट के बाहर एक कार्यकर्ता के हैसियत से, और बहुत कुछ सीखा उन्होंने। उनका जो जज्बा था गरीबों के लिए, जो देश के प्रति जज्बा था, उसको मैं सलाम करता हूँ। और हमेशा उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई। जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ सोशल जस्टिस का व्यक्ति, खड़ा सिपाही में काम थे, गरीबों की आवाज थे। सदन और सदन के बाहर लगातार वो संघर्ष करते रहे और अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी, इसलिए लंबे काल तक वो सांसद के रूप में रहे और अब संगठन के अध्यक्ष के रूप में रहे। जहां गए उनकी लोकप्रियता वहीं रही और सब लोगों से संबंध था। मैं समझता हूं कि निश्चय वो तो बिहार से लंबे काल से जुड़े हुए थे, हम बिहार के हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि शरद जी के नहीं रहने से आज देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति को पूरा बिल्कुल रामकृपाल जी नहीं कर सकते हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत ही दुखद खबर है। बिहार की राजनीति के आपके साथी, दिल्ली की राजनीति के आपके साथी शरद जी नहीं रहे। मैं अत्यंत दुखी हूँ कि हमारे बड़े भाई आदरणीय शरद यादव जी, जो 74 आंदोलन में जबलपुर से चल करके और बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस आंदोलन में वो हम लोगों से जुड़े और उन्होंने जो सादगी से और जिस प्रकार से हर मुद्दे पर वो सतत जागृत रहते थे और 74 आंदोलन के वसूलों को लेकर के उन्होंने सतत संघर्ष किया। जेपी के सपनों को साकार करने का जो एक संपूर्ण क्रांति का नारा था, उस संपूर्ण क्रांति में हमारे साथ रहे और वो देश के एनडीए के संयोजक रहे। अटल जी के साथ, श्रद्धेय अटल जी के साथ उन्होंने जिस प्रकार से संसदीय जीवन और संयोजक के नाते एनडीए का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका, तो सचमुच ऐसे नेता मिलने हैं जो देश के लिए जीते हैं। और एक ऐसे नेता थे जो 3 राज्यों से लोकसभा में, जबलपुर से, मधेपुरा से 4 बार, 2 बार जबलपुर से और 1 बार बदाऊं से उत्तर प्रदेश से, एक ऐसे नेता थे जो 3 बार लोकसभा से, 3 राज्यों से लोकसभा से वो 7 बार सदस्य रहे। यह अपने आप में अद्भुत है
और मुझे लगता है कि वो जनप्रिय थे। और मैंने देखा है मधेपुरा में, और जिस प्रकार से उस समय जो तांडव नृत्य हो रहा था उसके खिलाफ जो उन्होंने लोकसभा में उम्मीदवारी अपने दिए और उन्होंने तांडव नृत्य को परास्त किया उस समय के राजद शासनकाल में, मैंने उसको भी देखा है। आज हृदय सचमुच में हम लोगों का मर्माहत है हम लोग, और ऐसे नेता को खो करके जिन्होंने सब दिन गरीबों के लिए, समाज के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए और एनडीए के शासन को जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर चलाया, मैं भगवान से उनकी आत्मा की चिर शांति प्रदान करता हूँ। और सभी ऐसे स्वजन, उनके जो परिवार के, उन्हें भगवान धैर्य धारण करें, धैर्य हमें यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं। पूजा, आसान नहीं होता कि दो दल भी मिलकर साथ चले, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, एनडीए के संयोजक के रूप में काम कर रहे थे शरद यादव, तो कई छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आए। जो नहीं भी आ सकते थे उनको भी, एक तरह से जिनकी संभावना नहीं थी, उनको भी अपने साथ लेकर आना, ये बताता है कि राजनीतिक कौशल किस स्तर का था शरद यादव का। बिल्कुल, देखिए राम, आजादी से कुछ पहले शरद यादव का जन्म हुआ था। शरद यादव ने इमरजेंसी का दौर देखा, इमरजेंसी का काफी विरोध किया, और उसके बाद जो आज भी हम देख रहे हैं कि जब से उनके निधन की सूचना आई है तो जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ट्वीट किया है शरद यादव के निधन को लेकर और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने निधन पर शोक जताया है। तो इसी से पता चलता है कि एक नेता ने अपने 75 साल के जीवन में क्या कुछ अर्जित किया है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो शरद यादव के निधन से बहुत दुखी हैं, और उन्होंने जो सार्वजनिक जीवन में लंबा योगदान दिया है और जिस तरह से वो राम मनोहर लोहिया के आदर्शों से प्रेरित रहे हैं, ये सब उनको सीख देने वाला है। और परिवार के लिए भी संवेदनाएं पीएम मोदी ने ट्वीट करके व्यक्त की हैं। इन सब से ये पता चलता है कि शरद यादव चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में रहे हों या अकेले राजनीति की लड़ाई को लड़ते रहे हों, ये जरूर साफ होता है कि शरद यादव ने रिश्ते बहुत कमाए। और इसीलिए एनडीए जो कई दलों का गठबंधन था, किस तरह से उसको एक साथ लेकर चलना, संयोजक के तौर पर काम करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। और बिल्कुल पूजा, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो ट्वीट इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि श्री शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उनसे जो इंटरेक्शंस हैं, जो बातचीत उनसे रही है या जिस तरह के अनुभव रहे बातचीत के, वो मैं हमेशा याद रखूंगा, उनको हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। और ये बताता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दूसरे दिग्गज राजनेता हो, वो शरद यादव के लिए किस तरह की बातें इस वक्त लिख रहे हैं और क्या व्यक्त कर रहे हैं। इससे व्यक्ति के कद का पता चलता है कि कितने बड़े कद के नेता का जाना हुआ है, कितने बड़े कद का नेता दुनिया से अलविदा कहकर गया है। और शरद यादव, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि बड़े अच्छे क्राइसिस मैनेजर थे, किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, समाधान कैसे निकालना है, उसके लिए शरद यादव जाने जाते थे। और विशेष रूप से पिछड़ों की आवाज़ को उठाना, शरद यादव हमेशा, उनके राज्यसभा के भाषण आप देखेंगे या लोकसभा के भाषण देखेंगे तो उसमें निकलकर सामने आएगा। पूजा, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर शरद यादव की एक तरह से छवि सामने आ रही है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्राइसिस मैनेजर बड़े अच्छे थे। मुश्किल वक्त में सरकार को कैसे बचाना है, वो चाहे जेडीयू के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की बात हो या केंद्र की बात हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका समन्वय था, दोनों को। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए राम, न केवल क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा करते थे, बल्कि जो भी काम उनको सौंपा जाता था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी थी कि जब इमरजेंसी का विरोध देश में चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारे नेता थे जो जेपी आंदोलन से उभरे और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन उस दौरान इमरजेंसी का पुरजोर विरोध करने वाले नेताओं में शरद यादव का नाम बड़े नेताओं के बीच में लिया जाता था। वहीं से उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। छात्र राजनीति से ही वो राजनीतिक जीवन में आ गए थे और इमरजेंसी जो थी उसने शरद यादव को एक बड़े नेता के तौर पर 1977-78 में ही स्थापित कर दिया था। और उसके बाद की अगर बात करें तो मंडल कमीशन का आंदोलन जब देश में चला तो उसकी भी वकालत उन्होंने पुरजोर तरीके से की। तो जो लीडरशिप क्वालिटी थी शरद यादव की, चाहे वो एनडीए के कन्वीनर के तौर पर रही हो, चाहे बड़े आंदोलनों के चेहरे के तौर पर रही हो, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। वो उस तरह से आंदोलन की कमान को संभालते थे कि 4 अगर बड़े लीडर का नाम लिया जाता है, इमरजेंसी को लेकर हो या मंडल आयोग के आंदोलन को लेकर हो, तो शरद यादव का नाम उसमें आता है। और इसीलिए 7 बार सांसद रहे हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से बराबर आते रहे हैं और अलग अलग पार्टियों से उन्होंने सपोर्ट भी हासिल की है। जेडीयू की अध्यक्षता एक लंबे समय तक की, एनडीए को एक लंबे समय तक संभाला। इससे ये समझ में आता है कि चाहे बिहार की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, दोनों में शरद यादव ने अपनी बड़ी पहचान बनाई। बिल्कुल, और जिस दौर में कहा जाता था कि साहब बीजेपी के 2 सांसद चुन के आ रहे हैं, उससे पहले से शरद यादव अपनी ताकत के बल पर, या ये कहिए कि अपनी लोकप्रियता के बल पर, वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, तीनों जगह की राजनीति में ये कहा जाता था कि उनका एक एक पैर सब जगह टिका हुआ है। बिल्कुल राम, देखिए न केवल राजनीति में उनका पैर टिका हुआ रहता था और इस बात को हर पार्टी बखूबी समझती थी कि अगर गठबंधन की राजनीति में चलना है तो उसमें ऐसे नेताओं की जरूरत होगी जो पार्टी लाइन के अक्रॉस अपनी पकड़ रखते हों और क्राइसिस मैनेजमेंट के वक्त पे काम आ सकें और सभी पार्टियों को जोड़ सकें। शरद यादव की ये खूबी उनको बाकी नेताओं से अलग करती थी और इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दिया जाना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है कि वो न केवल राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन ये जरूर पता था कि अगर कहीं कोई पेच फंसेगा तो शरद यादव उन नेताओं में रहेंगे जो उस पेच को सही तरीके से फिट करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए राज्यसभा से भी उन्हें निर्वाचित किया गया था और लोकसभा से तो वो चुनाव लड़कर 4 बार लोकसभा से भी संसद पहुंचे थे। तो एक लंबा और सफल राजनीतिक जीवन शरद यादव ने बिताया। बिल्कुल पूजा, आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, आपने तो बहुत करीब से कामकाज करते हुए शरद यादव को देखा है, उनके निधन की दुखद खबर मिल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा झटका है। वो कुछ दिन पहले ही ठीक ठाक होके आए थे, तो हमने यही कहा था कि अब नई इनिंग अगले 10 साल के लिए आप खेलेंगे। हमें उम्मीद यही थी, क्योंकि कितना भी था, शरद जी के साथ समाजवाद का चैप्टर बंद हो गया इस देश में। मुलायम सिंह जी गए, माननीय मुलायम सिंह जी कुछ दिन पहले गए, अब शरद जी गए, इस देश से समाजवाद का चैप्टर क्लोज हो गया। ये अंतिम पुरुषा थे समाजवादी के, और जिन्होंने समाजवाद को सही रूप में, सही ढंग से अपनाया था। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित महिलाओं, हर एक की आवाज ये उठाते थे। और सबसे बड़ी इनकी ताकत ये थी कि 1974 में पहला चुनाव जीता इन्होंने, 73 या 72 आए, उतनी याद नहीं मुझे, जबलपुर से 74 और 74 में, और 3 स्टेट से एमपी बने। ये उनकी एक लोकप्रियता का एक पैमाना था। बिल्कुल, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से एमपी बनना ये हर एक के बस की बात नहीं होती। ये साबित करता था कि वो जननायक के रूप में फेमस थे। और उनकी अद्भुत क्वालिटी ये थी कि वो मेरिट और टैलेंट पहचानते थे। ये नहीं देखते थे कि वो जात क्या है, वो धर्म क्या है, वो संप्रदाय क्या है, उसका पैसा है कि नहीं, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कुछ नहीं। आप में मेरिट है तो शरद जी आपको आगे बढ़ाएंगे। जी, जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनका जाना हम लोग के साथ बहुत दुखद है, बिहार के लिए, देश के लिए दुखद है। अजय आलोक जी, लेकिन एक चीज ये भी है कि जब उन्हें साफ साफ लगने लगा कि दल के अंदर उनकी उपेक्षा हो रही है, इसके बाद जो व्यक्ति होता है उसका कहन बदल जाता है, उसके तरीके बदल जाते हैं। लेकिन शरद यादव की गंभीरता ये थी
कि बहुत सी बातें वो दिल में छुपा के एक तरह से कई जिसको कहिए कि कड़वे घूंट भी पी गए। खैर, आज ये सब बात करने का समय नहीं है, तो ये सब बातें तो सिर्फ राजनीतिक बातें हमेशा होती रहेंगी, लेकिन शरद जी का व्यक्तित्व अपने में बहुत विराट था और पूरा बिहार, पूरा देश उनको हमेशा याद करेगा और उनको उनकी कमी को महसूस करेगा। 75 साल कोई जाने की उम्र नहीं होती है जी, जल्दी चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और जाहिर तौर पर एक बड़े नेता का जाना और विशेष रूप से जिस तरह उन्होंने ये कहा कि शरद यादव मेरिट देखते थे, अगर आपके अंदर मेरिट है तो फिर शरद यादव आपको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। और जेडीयू के कई नेता इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं कि शरद यादव ने किस तरह से राजनीति में उनको सियासत की सीढ़ियां चढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया और किस रूप में उनको खड़ा भी किया है। इस वक्त ये दुखद जानकारी है, ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। राजनाथ सिंह ने, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के बड़े वरिष्ठ नेता शरद यादव जी के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया और ये जो अंतिम वाक्य है, यही शरद यादव के जीवन का फलसफा था, यही उनके जीवन का ध्येय था। और वो राजनीति जब करते थे तो कहते थे कि गरीब की बात होनी चाहिए और गरीब की आवाज़ उठाने के लिए ही मैं लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंचा हूं, सदन में पहुंचा हूं। और ये ताकत उनकी थी और वो जो लोग थे जिनकी आवाज़ बनकर वो बोलते थे, वो शरद यादव की ताकत बनकर रहे। और जिस तरह से इस बात का जिक्र आया कि 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीतना, एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप तादाद की बात करें तो तकरीबन 15 लाख के आसपास वोटिंग होती है, 12 से 15 लाख कम से कम वोटिंग होती है। अगर उस वोटिंग में 3 राज्यों के लोग उनको लोकसभा में चुनकर भेज रहे हैं तो इससे अंदाजा लगता है कि उनकी शख्सियत किस तरह की थी। शिवानंद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी, शरद यादव के साथ आपका लंबा सफर रहा है राजनीति का, इस वक्त क्या कहेंगे आप? कहा क्या जाए, बहुत ही माने सदमा लगा। हालांकि तबीयत उनकी खराब थी, डायलिसिस चल रहा था, बीच बीच में माने हमसे उनकी बातचीत हो जाती थी, बहुत ही कमजोर आवाज थी उनकी। तो उम्मीद तो थी कि ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे, लेकिन चले गए ये सुन करके काफी धक्का लगा, सदमा लगा। मेरा उनसे 1970 से मैंने हमारा परिचय है, मुलाकात है, जब वो जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे उस जमाने से। लेकिन 1974 का आंदोलन चल रहा था। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जनता उम्मीदवार के रूप में वो पहली दफा सांसद बने थे, जनता पार्टी नहीं। उस समय जनता पार्टी तो 77 में बनी। ये 74 आंदोलन के दरमियान जो है वो सीट खाली हुई थी जबलपुर वाली शायद। उस समय मधुलिमय जी ने पहल किया था और वहां से मैंने सब 74 आंदोलन में जितनी भी पार्टियां थी सब लोगों ने समर्थन किया और लोकसभा में वो चुने गए। लेकिन इमरजेंसी जब देश में लगी तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया था। बाद में 77 में फिर जबलपुर से वो सांसद बने थे। तो पहला जो है मैंने एक ढंग से कहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में जनता उम्मीदवार के रूप में पहली दफा शरद यादव ही लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में मैंने 80 में हार गए, फिर उत्तर प्रदेश में बदायूं वगैरह से जीते, फिर 1991 में वो आए बिहार मधेपुरा, और उसके बाद से लगातार बिहार के साथ उनका रिश्ता बना रहा। हम लोग 1977 में मैंने युवा जनता के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। हम लोग सब आदमी युवा जनता के नेशनल एग्जीक्यूटिव में थे और सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता से कभी उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिहार में तो हम कहेंगे कि लालू जी मुख्यमंत्री बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। लालू जी हो, शरद यादव हो, मेरे सॉरी नीतीश कुमार हो, इन दोनों को उन्होंने आगे बढ़ाने में काफी मदद किया था। अब ये बहुत दुखद बात है कि अंत उनकी सदस्यता जो है वो चली गई और वो स्वास्थ्य वगैरह जाके जो भी कारण हो
वो अलग है, बेचारे घर में एक प्राइवेट। बिल्कुल शिवानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त नंद किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद किशोर जी, बहुत ही दुखद खबर इस वक्त की, क्या कहेंगे आप? शरद जी बड़े जुझारू नेता थे, हम अलग अलग दलों में जरूर थे, मेरे ऊपर उनका विशेष स्नेह रहता था और 74 के आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही थी उसके कारण एक अच्छी छवि पूरे देश में उनकी युवा नेता के रूप में बनी थी। और बिहार में मैंने देखा कई मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते थे, बिना भय बिना संकोच। समाजवादी नेता थे और बहुत लोगों ने उससे कुछ सीखा है, बहुत लोगों ने बनाया है। उनके निधन से हम सब मर्माहत हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंद किशोर यादव इस वक्त जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को उन्होंने बनाया है और स्वाभाविक है कि जब इतना लंबा कार्यकाल रहा हो, 1974 में वो युवा शरद यादव जो उस वक्त युवा जनता दल के अध्यक्ष थे और युवा जनता दल के अध्यक्ष रहते हुए ही वो 6ठी लोकसभा में चुने गए थे। 5वीं लोकसभा के लिए तो जैसा बताया था शिवानंद तिवारी जी ने कि बाईपोल हुआ था, उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में वो चुने गए थे। लेकिन बाद में जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ तो फिर एक बार फिर से जब चुनाव हुए इमरजेंसी हटने के बाद, तो वो 1977 का वक्त था और उस वक्त शरद यादव एक तरह से पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुनकर आए थे और इसके बाद फिर वो युवा लोकदल के अध्यक्ष भी बनाए गए। ये कई चीजें ऐसी हैं जो शरद यादव की शख्सियत के बारे में बताती हैं कि उस वक्त में भी कितने लोकप्रिय थे और कितने जुझारू थे। इसके बाद की जो उनके राजनीतिक जीवन की कहानी है वो बहुत तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ते चले गए और फिर तो लोगों ने देखा, उनको मंत्री के रूप में देखा, एनडीए के संयोजक के रूप में देखा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो हमेशा अपनी बात को ठोक बजाकर कहने के लिए जाना जाता है, पिछड़ों के हक में आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। और इसके बाद जेडीयू में जब नीतीश कुमार को उन्होंने आगे बढ़ाया और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी शरद यादव की जो राजनीति करने की कुशलता थी, जो काम करने का उनका तरीका था, उसको काफी सराहा गया। और जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि जेडीयू अभी भी जो है वो बिहार में सत्ता के शीर्ष पर है, या नीतीश कुमार कहिए कि वो मुख्यमंत्री के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ है। शरद यादव 1989-90 में केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने और कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्होंने संभाला। इसके बाद कई विभाग उन्होंने अलग अलग कार्यकाल के दौरान संभाले। नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में काम किया, श्रम मंत्री के रूप में काम किया, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय संभाला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बने, पीडीएस का सिस्टम उन्होंने संभाला। कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके साथ जुड़ती चली गई। और इसके साथ साथ ये समझिए कि 1974 में जिस व्यक्ति ने अपना पहला चुनाव जीता हो, उन्होंने 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए भी वो निर्वाचित हुए 2009 में। और ये बताता है कि इतनी लंबी अवधि तक लगातार चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते भी रहे। बीच में वो राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए और इसके बाद भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, कई ऐसी कमेटियां थीं जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 2014 में वो राज्यसभा के लिए एक बार फिर से निर्वाचित हुए। ये राज्यसभा में उनका तीसरा टर्म था। तो राजनीतिक जो करियर है बहुत ही लंबा शरद यादव का रहा है। लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने राजनीति की, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कई मुद्दों को लेकर कड़वाहट जरूर रही हो, लेकिन शरद यादव इस तरह से अपनी बातों को रखते थे कि वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता था, उसके आगे उसको बढ़ने नहीं देते थे, उसको संभाल लिया करते थे। ऐसे कई किस्से उनके बारे में बताए जाते हैं। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, तमाम नेताओं से हमने अभी बात की, चाहे वो उनके दल में रहे हों, दल से बाहर रहे हों, एक तरह से कट्टर राइवलरी रही हो, लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि शरद यादव का जो व्यवहार था वो राजनीति तक सीमित रखते थे, व्यक्तिगत रूप में कभी वो कड़वाहट दिखी नहीं। अब बिल्कुल आप देखिए कि जब वो एनडीए में थे तो लाल कृष्ण आडवाणी को अपना नेता मानते थे, लेकिन जब एनडीए छोड़ के गए तब भी उनका लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वही रिश्ता रहा।
उसी तरह से कांग्रेस के बारे में भी जब वो एनडीए में थे तो कांग्रेस के बारे में भले ही उसकी नीतियों के बारे में बात करते थे, लेकिन वो कभी व्यक्तिगत हमला किसी नेता के ऊपर नहीं करते थे। ये उनकी खासियत रही है। और एक समाजवाद के नाते, समाजवादी विचारधारा होने के नाते शरद यादव हमेशा आम आदमी की बात करते थे, देश की बात करते थे, सियासत को कैसे ऊंचाइयों तक लेकर जाए उसकी बात करते थे। और ये देखने में आता रहा, चाहे लोकसभा रहा हो या राज्यसभा रहा हो, जब भी उन्होंने भाषण दिया तो आम आदमी की बात करते रहे, जो पीड़ित है, जो शोषित है, दलित है। और आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन जब आया था 90 के दशक में, तो उसके एक प्रमुख चेहरा बने थे। और कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण जो आज है उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही हो तो उसमें शरद यादव का भी नाम जरूर आता है। तो बड़े मास लीडर भले ना हो, बहुत बड़ी उनके फैन फॉलोइंग भले ना हो, लेकिन वो जो सियासत थी, जो राजनीति थी, जो लगभग 50 साल की उनकी राजनीति रही है, उसमें वो अपने हर कदम को फूक फूक कर सके, जिससे कि उनके दामन पर कोई दाग न लग सके।